आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर से जुड़ा बयान दिया है, एक बड़ा ऐलान किया है। त्रिपुरा में एक रैली में अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार मिलेगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली और मामले को कोर्ट में लटकाए रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मोदी जी ने भूमि पूजन किया और मंदिर का निर्माण शुरू कराया। और इसके साथ ही उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, बड़े राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। राम मंदिर के लिए 500 साल के संघर्ष को भी जानना होगा। 1528 से शुरू करते हैं, जब मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया। और असली विवाद 1949 में शुरू हुआ, जब विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। जिला मजिस्ट्रेट ने विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 जब फैजाबाद सिविल कोर्ट में पहली बार अर्जी दायर की गई और इसके बाद यह मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया। 1986 में फैजाबाद जिला जज ने पूजा की इजाजत देते हुए ताला हटाने का आदेश दिया। 2010 जब इलाहाबाद हाई कोर्ट विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 6 अगस्त 2019 जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 की तारीख जब अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 नवंबर 2019 को तकरीबन 2.5 एकड़ से ज्यादा की पूरी विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का आदेश दिया गया। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। अब 1 जनवरी 2024 को बनकर यह मंदिर तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत हो गई। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के दरुआबाड़ी गांव से हुई यह शुरुआत। यहां मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का जायजा लिया, ग्रामीणों के बीच पहुंचे, बच्चियों से मुलाकात की और सीएम के आगमन को लेकर ग्रामीण बेहद खुश थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण से अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। वाल्मीकि नगर के दरुआबाड़ी गांव में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो गांव की महिलाओं ने कुछ इस तरह गीत गाकर उनका सम्मान किया। अपनी यात्रा में मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं का निरीक्षण किया, तालाब योजना का जायजा लिया, मछली पालन योजना का हाल जाना, शिक्षा व्यवस्था कैसी है इसकी भी जानकारी ली और पहुंच गए गांव की बच्चियों के बीच। मुख्यमंत्री ने बच्चियों से पढ़ाई करने को कहा। हम तो 5 को बनवाए जी सर। हाँ 5 चालू है, तो 5 चालू है तो सबको ले जाइए जी सर। सबको रहने का इंतजाम है सर जी सर। जो बनवाए हैं तो है ही, तो एकदम पढ़ना है। समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार विकास योजनाओं के काम की रफ्तार की पड़ताल करने के साथ ही लोगों के बीच जाकर ये पूछ रहे हैं कि काम किस तरह से हो रहा है। जहां कहीं भी विकास कार्यों को लेकर शिकायत मिल रही है, मुख्यमंत्री फौरन अधिकारियों को समस्या दूर करने का निर्देश भी दे रहे हैं। सर आपने कई यात्रा की, इस बार की यात्रा आपके बाकी यात्राओं से किस महीने में अलग है? बोल रहे तो होता ही अलग अलग समय में, तो अलग अलग काम के लिए जाते ही ना है।
तो इस बार कई साल में हो गया, तो हम देखना चाहते हैं प्रोग्रेस को और काम जो करने के लिए कहा गया वो कितना हद तक हुआ और कहाँ कहाँ क्या प्रावधान, उसी को देखने के लिए। लेकिन लोग कह रहे थे जमीनी हकीकत नहीं है, विकास का तो और हमारे साथ जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं का एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं ताकि कोई चीज को छोड़ना नहीं। सीएम की यात्रा को लेकर लोगों में बेहद खुशी है। जनता सरकार के काम से संतुष्ट है, ऐसा दावा नीतीश के साथ यात्रा पर गए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री संजय झा कर रहे हैं। व्यक्त कर रहा है कि रोड, बिजली, इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन कहीं कहीं इंडिविजुअल इशू है, कहीं रोजगार का भी बात होता है, कभी गन्ना किसान का बात होता है, तो कहीं कोई और उनका पर्सनल इशूज है। ये सारी बातें यहाँ पर आ रही है। कोई विकलांग है, उनसे रिलेटेड कोई इशूज है, तो लार्जली इसी से इंडिविजुअल बेस्ड ज्यादा इशू है, लेकिन लार्जली लोग सेटिस्फाइड हैं, वो तो दिख रहा है। 5 से 29 जनवरी तक चलने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान सीएम कोई जनसभा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार कई जिलों का दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही कार्य अधूरे होने पर अधिकारियों को फौरन निर्देश भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सीएम की समाधान यात्रा के मायनों को समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी 14वीं यात्रा की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया है समाधान यात्रा। और समाधान यात्रा के जरिए नीतीश कुमार विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। वाल्मीकि नगर के दरुआबाड़ी गांव से सीएम ने यात्रा की शुरुआत की है और यहां के ग्रामीणों ने शराबबंदी से पहले ही नशा का सेवन नहीं करने का प्रण ले लिया था। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये भी समझते हैं कि नीतीश अपनी यात्रा में समाज के हर तबके से मिल रहे हैं, विकास कार्यों का लेखा जोखा अपनी यात्रा में ले रहे हैं। योजनाओं पर काम चल रहा है, किस गति से चल रहा है, इसकी भी पड़ताल नीतीश कुमार कर रहे हैं। 5 जनवरी से शुरू हुई नीतीश की यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी और मुख्यमंत्री अपनी यात्रा में अधूरे कार्यों को लेकर अफसरों को फौरन निर्देश भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा पूरी कर बहुत जल्द भारत यात्रा पर निकलने वाले हैं। चंपारण के वाल्मीकि नगर में अपनी यात्रा की शुरुआत के दिन ही नीतीश ने जो बयान दिया, उससे सियासत गर्म है, क्योंकि नीतीश अब खुद की अखिल भारतीय छवि स्थापित करना चाहते हैं और इसी को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हमको थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे का देखेंगे। भारत भ्रमण पर निकलेंगे नीतीश कुमार। समाधान के बाद देश भर की करेंगे यात्रा। बजट सत्र के बाद देश का दौरा करेंगे नीतीश। अखिल भारतीय छवि स्थापित करने की है ख्वाहिश। पश्चिम चंपारण में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि बिहार यात्रा के बाद वो भारत की यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार पहली बार भारत की यात्रा पर निकलेंगे, इसके लिए उन्होंने समय भी तय कर दिया है, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद। अभी तो हम पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य, तो उसमें जितना जो किए हैं तो उसको एक बार देख ले तो मन को होगा। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए, पहले तो ये कर लेंगे और उसके बाद हाउस। तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हमको थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे का देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देश की यात्रा पर जाने की बात का जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वागत किया है। नीतीश की छवि साफ सुथरी रही है, ऐसे में देश को नीतीश जैसे नेता की जरूरत है, ऐसा वशिष्ठ बाबू ने कहा है। स्वागत योग्य है। नीतीश कुमार की छवि बेदाग है। नीतीश कुमार एक साफ सुथरे व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व हैं, तो मैं मानता हूं कि उनको देश में जाना चाहिए। आज देश को जरूरत है। नीतीश के देश भ्रमण वाले बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तंज कसा है और कहा है कि 350 करोड़ के हेलीकॉप्टर से चाहे लाख देश का भ्रमण नीतीश कुमार कर लें, विपक्ष को एकजुट करने में वे टाएं फिस ही साबित होंगे। जो विपक्षी दल है वो इतना बिखरे में और वो कभी एक हो नहीं सकते, तो इसलिए नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें, 250 करोड़ के हेलीकॉप्टर से पूरा देश घूम ले, लेकिन विपक्षी दलों को एक नहीं कर पाएंगे। ये विपक्षी दल एक मरा हुआ घोड़ा है, जिस घोड़े में अब जान नहीं फूकी जा सकती है।
इसलिए नीतीश जी को मुबारक हो, वो घूमे पूरा देश, 250 करोड़ के प्लेन का इस्तेमाल करे, लेकिन उनका ये प्रयास विफल हो जाएगा, वो टाइम फिश हो जाएगा। नीतीश कुमार भले देश भ्रमण की बात कहकर सियासी चाल चल दी हो, लेकिन उनके बयान पर सियासत बेहद तेज हो गई है। देखना होगा अपने बयान के मुताबिक नीतीश भारत भ्रमण पर कब निकलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाल्मीकि नगर से आनंद अमृतराज के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नीतीश की भारत यात्रा के मायने को भी समझिए। दरअसल समाधान यात्रा के बाद नीतीश देश की यात्रा पर निकल लेंगे। नीतीश ने इसका संकेत खुद सवालों के जवाब में दिया है। मतलब ये कि नीतीश विधानसभा के बजट सत्र के बाद यात्रा करेंगे और जो देश में विपक्षी एकता के लिए भारत भ्रमण भी करेंगे नीतीश कुमार। और नीतीश ने पहले भी विपक्ष को एकजुट करने की बात कही थी। समझने वाली बात यह है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। नीतीश को पहले जेडीयू की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बताया था। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने खुलकर नीतीश पर बयान नहीं दिया और ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की बात उन्होंने कही। अब नीतीश ये संकेत देना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाएंगे। ये और बात है कि बीजेपी की ओर से नीतीश की प्लानिंग को हवाई बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोप में 3 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। एक की तलाश अभी भी जारी है। और आपको बताएं कि पोटिया थाना क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को साफ साफ देखा जा रहा है और यह फुटेज आरपीएफ की ओर से जारी किया गया है। 3 दिन पहले मालदा में भी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया था। वंदे भारत ट्रेन पे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा रेलवे ट्रैक के बगल में ही पत्थर जो था उसी को उठा के मारा गया था। इसमें एक कोच का शीशा C6 का जो है कि शीशा कुछ क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके संबंध में रेलवे के द्वारा पोटिया थाना में कांड दर्ज कराया गया। आज ही कांड दर्ज हुआ है और वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की गई है। उसमें 3 लड़कों को जो कि नाबालिग हैं उनको पकड़ा गया है और CWJC के यहाँ आज ही फॉरवर्ड कर दिया गया है। उसमें एक आदमी और है, उसकी पहचान हो चुकी है, वो भी आज से कल। आरपीएफ द्वारा सूचना दी गई थी, कैसे? आरपीएफ के पदाधिकारी द्वारा पोटिया थाना में केस दर्ज करवाया गया था। उन्हीं के आवेदन पे FIR दर्ज आज ही मामला दर्ज 5 तारीख को हुआ है। पोटिया थाना कांड संख्या 223 दिनांक 5/1/23 को ही दर्ज किया गया था। त्वरित कार्रवाई कर 3 सबकी त्वरित कार्रवाई की गई, चूंकि उसका वीडियो फुटेज भी था, सीसी फुटेज जो रेलवे ने जारी कर दिया है और उसी के आधार पे 4 लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के आरोपी को पकड़ने के मायने को समझिए। दरअसल वंदे भारत ट्रेन पर 2 जनवरी को मालदा में पथराव किया गया था। 3 जनवरी को किशनगंज में भी ट्रेन पर पथराव किया गया और दोनों ही मामलों की जांच आरपीएफ की तरफ से की जा रही थी। लगातार शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही थी और ऐसे में किशनगंज से 3 नाबालिग को अरेस्ट किया गया है। समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर को इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और यह ट्रेन मालदा से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती है। बिहार के किशनगंज में भी ट्रेन का ठहराव है और उद्घाटन के बाद ही मालदा और फिर किशनगंज में पथराव हुआ। वंदे भारत ट्रेन देश की अत्याधुनिक ट्रेन मानी जाती है। गिरिडीह में समेत शिखरजी पर्वत क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मुलाकात की और इसके बाद पारसनाथ पहाड़ी पर पर्यटन और इको टूरिज्म की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दिया गया। पारसनाथ क्षेत्र में शराब, तेज आवाज में गाने और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाई जा रही है और इस फैसले के बाद जैन समाज ने खुशी जताई है और सरकार का आभार जताया है। दरअसल पिछले लंबे समय से देश भर में जैन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित समेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि वहां मांस और शराब की बिक्री होने लगी है। इसे लेकर जैन समाज के प्रतिनिधियों ने पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने जैन समाज को भरोसा दिलाया कि उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। आपको बताते हैं पर्यावरण मंत्रालय ने क्या निर्देश दिया है। समेत शिखरजी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का विश्व का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थान है। ये मंत्रालय
जैन समुदाय के साथ साथ समूचे देश के लिए इसकी पवित्रता और महत्व को स्वीकार करता है और इसे बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रबंधन योजना, जो पूरे पारसनाथ क्षेत्र की रक्षा करता है, के खंड 7(1) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाए, जिसके मुताबिक पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री करना, तेज संगीत बजाना या लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, पालतू जानवरों के साथ आना, पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग आदि की अनुमति नहीं है। समेश शिखर जी पर जो बड़ा फैसला उसे समझिए। दरअसल जैन समाज लगातार समेश शिखर जी को धार्मिक स्थल रहने दिए जाने की मांग कर रहा था। इसे पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के फैसले का विरोध हो रहा था। जैन समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जैन समाज का प्रदर्शन हो रहा था और इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इसकी धार्मिकता को बहाल रखने का फैसला लिया है। समेश शिखर जी का महत्व भी समझिए। दरअसल समेश शिखर जी पारसनाथ पहाड़ी पर है। समेश शिखर जी जैन धर्म का पवित्र स्थल है और जैन तीर्थंकरों का मोक्ष स्थल है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहां मोक्ष की प्राप्ति की थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी यहां मोक्ष प्राप्त किया था। राजधानी पटना को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम आगामी 26 जनवरी तक शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए अनोखी मुहिम चला रहा है। गंदगी भगाने का जो फॉर्मूला बनाया गया वो बेहद रोचक है। कोई भी व्यक्ति अगर कचरा फेंकते पाया जाता है तो उसे दूल्हा बनाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया जा रहा है। पटना को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना है, ये नगर निगम ने ठान ली है। ऐसे में अब कुछ अनोखी तैयारियां की जा रही है जो लोगों के लिए बेहद अनोखा और अजूबा है। जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि पूरे पटना नगर निगम में अगर कोई भी कचरा फेंकते हुए पकड़ा जाता है तो उसे नगर निगम की टीम जो है वो माला पहनाकर दूल्हा बनाती है और दूल्हा के रूप में वो पूरे कॉलोनी में उन्हें घुमाया जा रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। गले में जिस शख्स को माला पहनाई गई है वो दरअसल कचरा सही स्थान पर फेंकने की बजाय जहां तहां फेंक रहे थे। ऐसे लोगों को अब निगम के कर्मचारी दूल्हा बाबू बनाकर मोहल्ले में घुमा रहे हैं। पटना में स्वच्छता मिशन की ये अनोखी मुहिम चलाई जा रही है गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर। म्युनिसिपल कमिश्नर सर के दिशा निर्देश के आलोक में मिशन 26 जनवरी का हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम लोग को पूरे निगम में जितने भी कचरा पॉइंट है, जिसको जीवीपी बोलते हैं, गार्बेज वनरेबल पॉइंट, इसको हम लोग खत्म करेंगे। और इसमें हम लोग का ये तीसरा चरण चल रहा है। अभी तक पूरे निगम से 500 से अधिक कचरा पॉइंट हम लोग खत्म भी कर चुके हैं, जिनका सौंदर्यीकरण भी हुआ है। वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। कचरा फेंकने वाले व्यक्ति को फूल माला पहनाकर दूल्हे का रूप दिया जा रहा है। नगर निगम अपने मिशन 26 जनवरी के तहत राजधानी के सभी कूड़ा पॉइंट को हटाने का संकल्प लिया है। अब तक 500 से ज्यादा कूड़ा पॉइंट को हटाया गया है। जहां पहले कूड़ा फेंका जाता था वहां फूल और पौधे लगाए जा रहे हैं। और तो देखिए ये संदेश जो है वो सभी लोगों के लिए है। अंतिम बार से तो आज के बाद आप कचरा नहीं फेंक रहे हैं। नहीं पूरे परिवार और लोगों को भी बताएंगे कि कचरा नहीं फेंकना है। जी नहीं फेंकेंगे। प्रण लेते हैं जी। तो देखिए ये जो दूल्हा है वो और पूरी टीम ये संदेश दे रही है कि पूरे पटना नगर निगम को अगर साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो न सिर्फ नगर निगम बल्कि आम लोगों को भी एक साथ जुटना होगा, तभी हमारा पटना जो है वो साफ और स्वच्छ रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। पटना को स्वच्छ बनाने की तरकीब समझिए। राजधानी पटना को कचरे से मुक्ति दिलाने की प्लानिंग हो रही है। नगर निगम लगातार मोहल्लों में अभियान चला रहा है। कचरा फेंकने वालों को दूल्हा बनाया जा रहा और दूल्हा बनाकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। उन्हें घुमाया जा रहा माला पहनाकर, ढोल बजाए जा रहे हैं। आरोपी को घुमाया इसलिए जा रहा है कि लोग देखें, इससे सबक लें। निगम के कर्मचारी मोहल्लों में घूम रहे हैं। समझने वाली बात है कि पटना नगर निगम ने 26 जनवरी तक कचरा पॉइंट हटाने पर काम कर रही है और इसके लिए कई फेज में काम किया जा रहा है। निगम प्रशासन कचरा प्रबंधन पर काम कर रहा है। राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे में निगम की इस मुहिम की लोग तारीफ भी कर रहे हैं।
देवघर के पीएनबी में गार्ड और थानेदार के बीच पिटाई का मामला तूल पकड़ने लगा। इस मामले में पूर्व सैनिक और पुलिस एसोसिएशन आमने सामने हैं। देवघर के पीएनबी में गार्ड की पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ने लगा है। जेल में कैद पिटाई के शिकार गार्ड अशोक यादव के समर्थन में पूर्व सैनिक एसोसिएशन खड़ा हो गया है, तो गार्ड से मारपीट के आरोपी देवघर नगर थानेदार रतन सिंह के सस्पेंशन का झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जोरदार विरोध किया है। संगठन का कहना है कि थानेदार पर हुई निलंबन की कार्रवाई से पुलिस वालों का मनोबल गिर गया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन व्यवहार के लिए उनको अपनी ओर से निंदा करती है कि वैसे व्यवहार कम से कम डीसी के उनके गार्जियन की भूमिका में आनी चाहिए। हम दोनों एक एजेंसी, एक बैंक एजेंसी, एक पुलिस एजेंसी, किसी तरह अगर टकराहट होती है तो उनका काम वहां पर जाकर दोनों पक्षों को बुलाकर और एक अच्छे सौहार्द वातावरण बनाना चाहिए। पिछले 2 जनवरी को देवघर नगर थानेदार रतन सिंह रूटीन चेकिंग के लिए पीएनबी गए थे। बैंक के गार्ड अशोक यादव ने जैसे ही उन्हें रोका, थानेदार तैश में आ गए। दोनों ओर से नोकझोंक होने लगी। थानेदार और गार्ड के बीच हाथापाई भी हुई और इसी दौरान देवघर पुलिस ने आरोपी गार्ड को हिरासत में ले लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब गार्ड की गिरफ्तारी का बैंक के कर्मचारियों ने विरोध किया तो थानेदार रतन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, पर पूर्व सैनिक एसोसिएशन थानेदार रतन सिंह के सस्पेंशन से संतुष्ट नहीं है और उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। है कि वो जो दोषी पुलिस वाला है उसको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, ताकि औरों पुलिस वालों के लिए एक सबक हो। खाना पूर्ति के नाम पे कार्रवाई नहीं चलेगा। पहले कि इंस्पेक्टर रतन सिंह इसमें पूर्ण रूप से दोषी है। ये हाई कोर्ट का आदेश है। आप इसको फिर मैं दोहराना चाहूंगा, 41A का उल्लंघन है जो कि किया गया है और ये बहुत ही शर्मनाक है। देवघर के पीएनबी में गार्ड और थानेदार पिटाई को लेकर पुलिस और पूर्व सैनिक एसोसिएशन आमने सामने हैं और मामले को लेकर दोनों संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।